नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम इनकम टैक्स रिटर्न्स यानी आईटीआर के पूरे कंसेप्ट को डिकोड करने वाले हैं। टैक्स के नियम और कानून अक्सर थोड़े डरावने और उलझे हुए जरूर लगते हैं, राइट? लेकिन सच कहूं तो किसी भी टैक्स पेयर के लिए इन्हें समझना बिल्कुल भी मुश्किल या डर भरा काम नहीं होना चाहिए। आज का ये विश्लेषण इसीलिए तैयार किया गया है ताकि इस पूरे प्रोसेस को बिल्कुल सरल, आसान और हाँ, थोड़ा दिलचस्प बनाया जा सके। एक बहुत आम गलतफहमी होती है कि आईटीआर फाइल करने का सीधा सा मतलब है सिर्फ सरकार को पैसे देना। लेकिन क्या सच में ऐसा है? बिल्कुल नहीं। दरअसल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना सिर्फ एक फाइनेंशियल बोझ या टैक्स पे करना नहीं है। ये आर्थिक स्थिरता यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हासिल करने का एक बेहद शक्तिशाली और छिपा हुआ टूल है। तो चलिए आज के इस 5 स्टेप रोड मैप पर जल्दी से नजर डालते हैं। सबसे पहले आईटीआर को समझेंगे, फिर रिटर्न फाइल करने के लाभ, तीसरा इसे किसे फाइल करना मैंडेटरी है, चौथा जरूरी डॉक्यूमेंट्स और आखिरी में आमदनी के हिसाब से सही आईटीआर फॉर्म कैसे चुनें। चलिए सीधे डाइव इन करते हैं। नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग इनकम टैक्स रिटर्न्स। सबसे पहले बिल्कुल बुनियादी बातों से शुरुआत करते हैं कि आखिर ये भारी भरकम ब्यूरोक्रेटिक शब्द इनकम टैक्स रिटर्न दरअसल दर्शाता क्या है। आईटीआर दरअसल एक औपचारिक दस्तावेज है। इसका इस्तेमाल किसी एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान कमाई गई कुल टैक्सेबल इनकम, क्लेम किए गए डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस और चुकाए गए टैक्स की घोषणा करने के लिए होता है। आसान शब्दों में कहें तो ये सरकार के सामने किसी व्यक्ति या संस्था के पूरे साल के फाइनेंशियल लेन देन और आमदनी का एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन है। एक तरह से समझ लीजिए ये पूरे साल का आर्थिक रिपोर्ट कार्ड है। और यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे कैलकुलेशन से तय क्या होता है। इससे ये तय होता है कि लागू इनकम टैक्स स्लैब्स के आधार पर आखिर नेट इनकम टैक्स लायबिलिटी बनती कितनी है, यानी कानून के मुताबिक कितना टैक्स देना बनता है या कितना टैक्स चुकाना अभी बाकी है। इसका पूरा पक्का हिसाब इसी के जरिए सामने आता है। दूसरा सेक्शन, व्हाई फाइलिंग रिटर्न्स मैटर्स। अब क्या से आगे बढ़ते हैं और क्यों पर आते हैं। आईटीआर फाइल करने की इस प्रक्रिया को सिर्फ एक कानूनी मजबूरी नहीं बल्कि एक बेहद कीमती फाइनेंशियल पासपोर्ट की तरह क्यों देखना चाहिए। रेगुलर आईटीआर फाइल करने के फायदे वाकई हैरान करने वाले हैं। यह एक स्टेबल इनकम का सबसे ठोस सॉलिड सबूत है। उदाहरण के लिए यूएसए जैसे देशों के स्ट्रिक्ट वीजा अप्रूवल्स के लिए या फिर बैंक से कोई बड़ा लोन लेने के लिए पिछले 3 साल के आईटीआर्स देना लगभग अनिवार्य ही होता है, खासकर उनके लिए जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और जिनके पास सैलरी स्लिप्स नहीं होती। इसके अलावा अगर गलती से ज्यादा टैक्स कट गया है तो रिफंड क्लेम करने का यही एक रास्ता है। और सुनिए, अपने बिजनेस के नुकसान को आगे के सालों में कैरी फॉरवर्ड भी किया जा सकता है। जैसे अगर 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ तो उसे आगे आने वाले प्रॉफिट से ऑफसेट किया जा सकता है। और अंत में एटीसी, एटीडी और एचआरए जैसे बेहद जरूरी टैक्स डिडक्शंस का फायदा भी इसी से मिलता है। गेम चेंजर है ना। लेकिन अगर किसी को लगे कि मुझे ये फायदे नहीं चाहिए और इससे बचा जा सकता है तो उसका परिणाम क्या हो सकता है। ये एक आंकड़ा बिल्कुल ध्यान खींचने वाला है, 5,000 रुपए। जी हाँ, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 234F के तहत वक्त पर आईटीआर फाइल ना करने पर 5,000 रुपए तक की लेट फाइलिंग फी लग सकती है। जरा सोच कीजिए, एक तरफ जहां रिफंड्स, लोन अप्रूवल्स और वीजा जैसे कमाल के फायदे हैं, वहीं दूसरी तरफ इससे बचने पर भारी फीस, सेक्शन 234A, B और C के तहत लगातार बढ़ने वाले ब्याज का बोझ और यहां तक कि कानूनी कार्रवाई या संपत्ति जब्त होने जैसे गंभीर कॉन्सिक्वेंसेस भी झेलने पड़ सकते हैं। इन दोनों पक्षों का फर्क समझना बेहद जरूरी है। तीसरा हिस्सा, हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल। आखिर कानूनी रूप से यह तय कैसे होता है कि किसके लिए आईटीआर फाइल करना स्ट्रिक्टली मैंडेटरी है। ये साफ साफ समझने वाली बात है कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए मिनिमम आमदनी की लिमिट्स आखिर हैं क्या। अगर कोई न्यू टैक्स रिजीम चुनता है तो 4 लाख रुपए से ज्यादा की टैक्सेबल इनकम होने पर फाइल करना मैंडेटरी है। वहीं ओल्ड टैक्स रिजीम के अंतर्गत ये बेसलाइन लिमिट 2,50,000 रुपए है। तो ये वो क्लियर बेसलाइंस हैं जो हर किसी की नॉलेज में होनी ही चाहिए। लेकिन रुकिए, अनिवार्यता सिर्फ आमदनी से तय नहीं होती। कुछ खास तरह के खर्चों पर भी आईटीआर लाजमी हो जाता है, भले ही आमदनी कम हो। जैसे बैंक अकाउंट्स में बड़े डिपॉजिट्स, करंट अकाउंट में 1 करोड़ या सेविंग्स में 50 लाख से ज्यादा, या फिर विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपए का खर्चा या साल भर का बिजली का बिल 1 लाख से ऊपर हो। इसके अलावा अगर एक निश्चित सीमा से ज्यादा टीडीएस या टीसीएस कटा हो, यानी 25,000 या सीनियर सिटीजन्स के लिए 50,000 रुपए,
या बिजनेस टर्नओवर 7 लाख से पार हो और प्रोफेशनल इनकम 10 लाख से ज्यादा हो, तब भी फाइलिंग से बचा नहीं जा सकता। ये एक पूरा चेकलिस्ट है जिसे ध्यान में रखना जरूरी है। चौथा सेक्शन, एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स फॉर टैक्स पेयर्स। चलिए अब थ्योरी से निकलकर प्रैक्टिकल चीजों पर आते हैं। इस औपचारिक प्रोसेस को शुरू करने से पहले तैयार रखने वाली वो अनिवार्य दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स की टूलकिट आखिर क्या है? सबसे अहम होते हैं टीडीएस सर्टिफिकेट्स, यानी फॉर्म 16 और फॉर्म 16A। इन दोनों को ना अक्सर बहुत कॉम्प्लेक्स समझा जाता है, पर यह है नहीं। फॉर्म 16 वो डॉक्यूमेंट है जो सैलरी पर एम्प्लॉयर्स द्वारा काटे गए टैक्स की पूरी डिटेल्स देता है, और फॉर्म 16A बैंक्स या म्यूचुअल फंड्स तब जारी करते हैं जब फिक्स्ड डिपॉजिट्स पर 40,000 से ज़्यादा या डिविडेंड्स पर 5,000 से ज़्यादा का इंटरेस्ट मिलता है। ये दोनों सरल भाषा में बस ये साबित करते हैं कि सोर्स पर पहले ही कितना टैक्स काटा जा चुका है। इसके बाद बारी आती है AIS यानी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट और फॉर्म 26AS की। इन्हें एक तरह से किसी भी टैक्स पेयर का अल्टीमेट फाइनेंशियल पासबुक या आर्थिक रिपोर्ट कार्ड समझ लीजिए। एक पैन कार्ड के अगेंस्ट जितने भी औपचारिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं और जो भी टैक्स सरकार के पास जमा होता है, वो सब इन डॉक्यूमेंट्स में दर्ज होता है। ये पूरे सिस्टम को बहुत ट्रांसपेरेंट बनाता है। अब जो सबसे दिलचस्प बात यहाँ निकल कर आती है वो ये है कि ऑफिशियल गाइडलाइंस के मुताबिक इन मुख्य डॉक्यूमेंट्स के अलावा भी कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। बिल्कुल एक्यूरेट फाइलिंग के लिए आधार कार्ड और सभी बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स हैंडी रखनी चाहिए। और हाँ, ध्यान रहे, उन अकाउंट्स की डिटेल्स भी देनी होती हैं जो शायद साल के बीच में बंद हो गए हों। अगर शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स या प्रॉपर्टी में निवेश किया गया है तो कैपिटल गेन्स के रिकॉर्ड्स भी पूरी तरह तैयार रखने पड़ेंगे। और अगर विदेश में कोई प्रॉपर्टी या एसेट्स हैं तो उनकी जानकारी देना भी उतना ही जरूरी है। पांचवा और आखिरी सेक्शन, चूजिंग द राइट ITR फॉर्म। अब इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर चलते हैं। सरकार ने अलग अलग आर्थिक प्रोफाइल्स के हिसाब से फॉर्म्स को अलग अलग नंबर्स दिए हैं, इसलिए किसी भी भूल चूक से बचने के लिए बिल्कुल सही फॉर्म चुनना बेहद जरूरी है। आइए देखते हैं कि कौन सा फॉर्म किसके लिए फिट बैठता है। ITR 1, जिसे सहज भी कहा जाता है, उन सैलरीड या पेंशन पाने वाले लोगों के लिए है जिनकी आमदनी 50 लाख रुपए तक है और जिनके पास सिर्फ एक ही घर की प्रॉपर्टी है। ITR 2 उन इंडिविजुअल्स या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज यानी HUF के लिए है जो ITR 1 के योग्य नहीं है लेकिन उनकी कोई बिजनेस इनकम नहीं होती। ITR 3 प्रोप्राइटरी बिजनेस या किसी प्रोफेशन से होने वाली आमदनी वालों के लिए होता है। और ITR 4, जिसे सुगम कहते हैं, उन छोटे बिजनेसेस या प्रोफेशनल्स के लिए डिजाइन किया गया है जिनकी टोटल आमदनी 50 लाख रुपए तक ही सीमित है। एकदम क्लियर, राइट? अब आगे बढ़ते हैं। ITR 1 से लेकर 4 तक तो ज्यादातर आम व्यक्तियों और छोटे बिजनेसेस के लिए थे, पर फॉर्म्स की ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। ITR 4S से लेकर ITR 7 तक के फॉर्म्स खास तौर पर बड़े और अलग एंटिटीज के लिए रिजर्व रखे गए हैं, जैसे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स यानी LLPs, बिजनेस ट्रस्ट्स, बड़ी कंपनियां, चैरिटी संस्थाएं और रिलीजियस ट्रस्ट्स। ये इसलिए है ताकि हर एंटिटी अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से सही टैक्स रेगुलेशंस का पालन कर सके। तो अंत में इस थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ इस विश्लेषण को रैप अप करते हैं। क्या ये जरूरी फाइनेंशियल पासपोर्ट सच में अप टू डेट है, या फिर आर्थिक स्थिरता को ऐसे ही किस्मत या भाग्य के भरोसे छोड़ दिया गया है? देखिए, ITR फाइल करना सिर्फ एक कानून का पालन करना नहीं है, बल्कि किसी भी व्यक्ति के आर्थिक भरोसे या फाइनेंशियल हेल्थ का सबसे बड़ा प्रमाण है। इस जानकारी का उपयोग करके आर्थिक स्थिरता को और भी मजबूत बनाया जा सकता है। सही प्लान कीजिए और कंप्लायंस को अपना टूल बनाइए।